जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हमने आपको कल बता दिया हुआ था कि ये बैच जो है ये पुलिस को डेडिकेट करते हुए चलाया जा रहा है। इस बैच का नाम है साथी हुनर बैच, और इसमें सभी टॉपिक जो है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको लेकर के प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक जो पूछे जा रहे हैं उनको हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। और उसी का ये वीडियो होगा हिस्ट्री का, जिसमें आपको प्राचीन इतिहास के बारे में वहाँ पर दिया गया टॉपिक, उसी टॉपिक को लेकर के हम लोग इस वीडियो में आए हैं। तो उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही हमारे दोस्त जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है साथी। और आपका एक लाइक चाहिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें। आइए ज़्यादा ना देर करते हुए चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो साथी, क्लास में क्या दिया गया है? प्रागैतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग मीन्स प्राचीन है, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। प्रागैतिहासिक काल, इसे ही पाषाण काल कहा जाता है। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। तो साथी, अगर इतिहास की हम चर्चा करें, यहाँ पर इतिहास जो दिया गया है, इतिहास किसे कहते हैं? अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, तो साथी इतिहास वो होता है कि हमारे, इतिहास किसे कहते हैं इस बात को हम समझते हैं, हमारे अतीत में हुए, हमारे अतीत में हुए क्रियाकलापों का, क्रियाकलापों का लिखित प्लस पुरातात्विक विवरण, पुरातात्विक विवरण ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इतिहास को जानने के लिए सारी चीजें इतिहास नहीं हुआ करती हैं। अगर कुछ भी चीजें आपको लिखी हुई लिखित प्रमाण में मिल जाती हैं तो वह क्या इतिहास है? बिल्कुल नहीं है। इतिहास उसे कहा जाता है जो लिखित हो और पुरातात्विक साक्ष्य भी उसको मिले, वह ही इतिहास है। तो इन्हीं में से हम लोग बात करेंगे कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। साथी, पूछ लिया जाता है कि बताइए इतिहास का पिता, द फादर ऑफ, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? साथ ही एक व्यक्ति हैं यूनानी, इनका नाम है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने साथ ही किताब लिखा, एक बुक लिखा जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक इन्होंने किताब लिखा, और इसी में पहला पहला प्रथम लिखित विवरण मिलता है। मतलब यही वो किताब है जिसमें पहली बार प्रथम लिखित प्रमाण का साक्ष्य मिलता है, और वह एक युद्ध के बारे में बताया गया था। जो एक युद्ध के बारे में बताया जा रहा है इसमें, जिसमें एक लिखित प्रमाण मिलता है, हिस्टोरिका। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। ठीक है, इसे और पिता कहा जाता है। किसका पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को डेल्टा का भी पिता कहा जाता है, याद रखेंगे, डेल्टा का पिता भी कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अब यहां तक हमने बताया आपको कि इतिहास क्या है और इतिहास को किस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। इतिहास का पिता, इतिहास को पिता किसने किसको कहा, उनकी किताब, ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है साथी क्या? प्राग का मतलब होता है यहां पर जिसका कोई लिखित विवरण ही ना मिला हो। पुरातात्विक मिला है लेकिन लिखित विवरण नहीं मिला और ना ही पढ़ा जा सका, इसे ही हम क्या बोलते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं, स्टोन एज। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहा जाता है साथी, और उसी के बारे में हमको यहां पर पढ़ना है। ठीक है,
प्रागैतिहासिक काल जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, कभी कभी ये भी दे सकता है इंग्लिश टर्म, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, जिसका लिखित विवरण मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका साथी, वो है क्या, आपने जाना था जैसे हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता से हमें लिखित प्रमाण तो मिलता है, उसकी स्क्रिप्ट भी मिलती है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। ऐतिहासिक काल इसको पढ़ा जा सका है, यहां पर पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं और इसको पढ़ा जा सका है। एक्चुअल में जो इतिहास है वह ऐतिहासिक काल है, जिसको 3 भागों में साथी डिवाइड किया जाता है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। यहां पर मिलेगा आपको प्राचीन इतिहास, फिर पढ़ेंगे हम लोग मध्यकालीन इतिहास और फिर पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास। तो वास्तव में जो इतिहास है वह यहीं से पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसका लिखित और पुरातात्विक विवरण मिलता है, जिसका लिखित प्रमाण मिला और उसके साक्ष्य मिले, हमने उसको पढ़ा, उसको समझा, उसको जाना, उसके स्थानों को जाना, अर्थात वही इतिहास है। अर्थात हम दूसरे जो पढ़ रहे हैं क्या वो इतिहास नहीं है, उसको हम इतिहास नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कह सकते हैं लेकिन उसके प्रमाण को जब हम पढ़ ही नहीं पाए हैं तो उसको इतिहास हम कैसे समझ सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई साथी, आगे बढ़ा जाए। मेरे दोस्त लाइक करते जाइएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करते जाओ। आगे बढ़ेंगे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जानते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया साथी, और इसे ही हम पाषाण काल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड भी पूछ सकता है आपसे, तो बता पाएंगे प्राग ऐतिहासिक काल को साथी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। कितने भागों में पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया, कितने भागों में बांटा गया है साथी, बोलेंगे पूरा पाषाण काल, फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है साथी। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वैसे पूछा नहीं जाता है, यहां पर पूछा नहीं जाएगा इससे, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिख दिया हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये आपका टाइम पीरियड है, कभी कभी दे सकता है तो आप लोग याद भी रख पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, यह विभाजन किसने किया साथी, ये इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाएगा कि यह विभाजन किसने किया था साथी, तो आप बता पाएंगे, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, इसका विभाजन किसने किया है साथी, इसका विभाजन जो किया वो किया था किसने, लारलेट नामक विद्वान ने इसका विभाजन किया है। मतलब किसका विभाजन किया, प्रागैतिहासिक काल जिसको पाषाण काल, जिसको स्टोन एज कहा जाता है, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, इसका विभाजन किया था किस वैज्ञानिक है, लारलेट नामक विद्वान ने किया हुआ था साथी, इस बात को याद रखिएगा। अब यह प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए, क्योंकि इतिहास को भारत में जानने का सबसे पहले कार्य किसने किया, इतिहास को कब जाना गया, है ना, कब जाना गया साथी, जब अंग्रेज आए, और अंग्रेज वही है, उसका नाम है रॉबर्ट ब्रुसफुट। रॉबर्ट ब्रुसफुट ने क्या किया था, 1833 ईस्वी में पल्लवरम, जो कि मद्रास नामक स्थान पड़ता है, यहीं से मानव के द्वारा एक औजार हथियार बनाने का साक्ष्य मिलता है। वो था क्या साथी, हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी। मतलब पत्थरों से निर्मित जो कुल्हाड़ी है, जो हैंड एक्स कहा गया, पत्थरों से निर्मित थी, वह बनी हुई थी। इसका सबसे पहले साक्ष्य जो खोजा था वह एक अंग्रेज व्यक्ति ने, इसका नाम है रॉबर्ट ब्रुसफुट, जो टाइम पीरियड पूछ सकता है 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से खोजा हुआ था। दूसरी बात, इस काल में मानव जंगलों में रहता था साथी। जो ये पूरा पाषाण काल है, इसकी बात कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल है, यहां पर मानव किसमें रहता था, प्री हिस्टोरिक पीरियड में किसमें रहता है, जंगलों में निवास करता है, नदियों के किनारे रहता है। क्यों रहता है जंगलों में, क्यों नदियों के किनारे रहता था, क्या उतने समय शहर थे क्या? आप लोग ये भी समझते हैं कि उस समय का मानव बिल्कुल जीवन जानवरों की तरह व्यतीत कर रहा है, यहां तक कि इसको चलना तक नहीं आ रहा है, चलना सीख नहीं पा रहा है, वह हाथ और पैरों के बल चलता है। जिस प्रकार से जानवर चलते हैं उसी प्रकार से उसका खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं उसी तरह से, जिस तरह से पूरा जानवर है। मतलब उसका बौद्धिक विकास नहीं हो सका है, ये बात को समझिएगा, ठीक है। तो इस काल में जंगलों में रहता था। दूसरी बात, जंगलों में रहने का कारण, क्योंकि यहां पर फल फ्रूट्स, नदियों के किनारे जो भी है वहां पर पानी की मात्रा मतलब होती है, नदियों के किनारे जो पौधे उगेंगे तो वहां से जो उनको फल फ्रूट्स मिल पाते हैं वहां से खाते थे। जंगली जानवर आते थे, उनका शिकार करते थे पत्थरों से मार करके। तो इस तरह से उनको मतलब नदियों के किनारे बसी। कोई भी सभ्यताएं आप पढ़ेंगे
वह किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। आप लोग पढ़ लें, चाहे हड़प्पा सभ्यता, चाहे मिस्र की सभ्यता, चाहे नील नदी की सभ्यता, है ना, मिस्र के नदी किनारे बसी हुई थी नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। जैसे आप पढ़ लेते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता ह्वांगहो एवं दजला एवं फरात नदियों के किनारे, चीन की सभ्यता ह्वांगहो नदी के किनारे। तो ये सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई साथी, ठीक है। भोजन के लिए कंदमूल, फल, मछली, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। निवास, ये लोग गुफाओं में रहते थे, नदियों के घाटियों में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, खुली आसमान की छत के नीचे रहते थे। तो ये था साथी उस समय के मानव का जीवन, उनके जीवन की जीने की शैली, खाना पीना और रहन सहन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लास अगर अच्छी लगती है साथी तो क्लास को लाइक भी कर दें, ठीक है। क्लास को पूरी देखा करें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चीजें सीखने को मिलेंगी, प्रश्न आपको जानने को मिलेंगे, ठीक है। तो पुरापाषाण काल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं साथी? पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। टाइम पीरियड जो आपके सामने दिया हुआ है। पुरापाषाण काल के विकास में उपकरणों के निर्माण में लगातार परिवर्तन हुआ। जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, जो उपकरण बनाए गए, जो हथियार बनाए गए, जो औजार बनाए गए, उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है साथी। और इसी कारण वैज्ञानिकों ने पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। इसी कारण पुरापाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला क्या है? आप लोग देखेंगे, पहला है निम्न पुरापाषाण काल। और निम्न पुरापाषाण काल जो है उसका टाइम पीरियड है 30 से 25 लाख से लेकर के 9 लाख बीसीई। बीसीई का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट कॉमन इरा, कह सकते हैं बिफोर कॉमन इरा के नाम से जानते हैं। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट है, अब बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन इरा, याद रखिएगा। इस काल में मानव बड़े पाषाण उपकरण, बिग स्टोन टूल्स का प्रयोग करता था। माने बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करता है, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता है, उनसे बने हथियारों का प्रयोग करता है। मानव प्राकृतिक उपकरणों में से ही उपयोग करता था, इसीलिए उसे टूल संस्कृत के नाम से जानते हैं। अब याद रखेंगे कि नवपाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं? बोलेंगे टूल संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे, तथ्य इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर पुरापाषाण काल में, जो निम्न पुरापाषाण काल है, जो पहला स्टेज है, वहां पर जो पत्थर के औजार बनाए थे उनको किस नाम से जाना गया है साथी? ये क्वेश्चन पूछेगा। चापर, चापिंग, और यहां पर एक आएगा पेबुल। पेबुल, चापर और चापिंग। चापर जो आप लोग जानते हैं, चापर किसे कहते हैं? चापर कुछ इस तरह से होता है जो पत्थरों से बना हुआ करता होगा, और उस समय वहां पर कोई डिजाइन नहीं था उसका, समझ रहे हो? किसी कंपनी, किसी मशीन के द्वारा बनाया नहीं गया था। पत्थरों को जिस प्रकार से आकृति देकर चापर कहलाता है। चापिंग क्या होता है? जो दोनों तरफ से नुकीला होता है। यहां पर ये शार्पनेस होगी, यहां पर धार होगी, यहां पर क्या होगा? ये दोनों तरफ से होगा, इसे चापिंग कहा जाएगा, चापिंग, है ना। और पेबुल क्या है? पेबुल जो चारों तरफ से, वे पत्थर जो चारों तरफ से नुकीले या धारदार होते थे, उन्हें पेबुल कहा जाता था। पेबुल। तो ये था। इस तरह के बड़े बड़े हथियार और औजार इस समय के लोगों के द्वारा बनाए गए थे। कहां से प्राप्त होते हैं? बोलेंगे सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ। सोहन नदी घाटी के तीव्र ढलान है ना, और तीव्र ढलान के कारण वहां पर पत्थरों के पानी के जाने के कारण, गिरने के कारण वहां पर पत्थरों का जो है कि अधिक शार्पनेस हो जाते हैं, धारदार हो जाते हैं। तो सोहन नदी घाटी जो कि बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, वहां से ये हथियार और औजार मिलने के साथ प्राप्त होते हैं। हस्त कुल्हाड़ी जो मिलती है साथी, वो कहां से मिलती है? हैंड एक्स मद्रास पल्लवरम नामक स्थान से, दक्षिण भारत से मिली हुई है, जो कि अभी मैंने बताया था। इस काल के मानव ने ना तो कृषि करना आता था और ना ही पशुपालन करना। मतलब पुरापाषाण काल में से निम्न पुरापाषाण काल के मानव को कृषि करने का ज्ञान नहीं था, पशुपालन करने का ज्ञान नहीं था। एक स्थान पर रहता था, खानाबदोश जीवन। एक स्थान पर नहीं रहता था, खानाबदोश, यहां पर रहता था नहीं, यहां स्थान पर नहीं रहता था। याद रखेंगे, नहीं रहता था, क्योंकि खानाबदोश जीवन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की तलाश में घूमता रहता था, भटकता रहता था। यहां तक कि यह कभी कभी हिंसक जानवरों का शिकार भी हो जाया करते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने समूह में रहना प्रारंभ किया। कहा जाता है कि लगभग 10 से 15 व्यक्ति एक समूह में रहते थे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को भी खा जाते थे। क्यों? क्योंकि जो उस समय का मानव कमजोर हुआ करता था, जो बड़ा मानव है नहीं, मछली को खा जाती। इस तरह से मनुष्य भी था जो बड़ा दंगई टाइप का मानव होगा तो छोटे मनुष्यों को खा जाता था।
या ग्रुप के लोग कहीं किसी छोटे वाले ग्रुप को खा जाते थे। इस तरह से था। नरभक्षी भी मानव हुआ। अरे मानव विज्ञान जब आप लोग पढ़ेंगे इसमें कि मानव की उत्पत्ति या मानव का विकास, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, या उसको कह सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है, तो मानव जो आया है साथी, यह दक्षिण अफ्रीका से, मतलब उद्भव जो इसका हुआ, जिसका जन्म हुआ, वह दक्षिण अफ्रीका से माना जाता है। ट्रांसवाल एक चूने की खान थी, वहां से एक व्यक्ति जिसका नाम था रेमंड डार्ट ने ट्रांसवाल जो प्रीमियर नामक स्थान से, ट्रांसवाल के प्रीमियर से एक चूने की खान सी, वहां से एक ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की खोपड़ी का साक्ष्य निकाला। कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से मानव की उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन मानव का पालना जो है वह एशिया महाद्वीप को कहा जाता है साथी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। समाज छोटे समूहों में एक रूप में रहता था जिसमें लगभग 10 से 15 लोग रहा करते थे। कुछ इस तरह से चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में ये क्या हुआ चीजें, तो मध्य पाषाण काल में, इस काल में मानव ने पत्थरों को टकराकर अपेक्षाकृत छोटे, मतलब पत्थरों को तोड़ करके, छोटे छोटे करके उनके छोटे औजार और धारदार औजारों को निर्माण किया, जिसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसे फलक है ना के आकार के होते थे, इसलिए मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अतः मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृत भी कहा जाता है। मध्यपुरा पाषाण काल, फलक संस्कृत 2 बार हो गया। प्रमुख स्थल जो है नेवासा, कहां से मध्यपुरा पाषाण काल के स्थल प्राप्त होते हैं, आप याद रखेंगे। नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, अहमदनगर भी है ना। नेवासा की खोज किसने किया था, टी.एन. संकलिया महोदय ने किया हुआ था। इस काल का मानव घुमंतु जीवन जीता था। ठीक है, तो ये था मध्य पाषाण काल। इसके बाद उच्च पुरा पाषाण काल की बात करते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल, उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए इसमें। अब पुरा पाषाण काल के जो उपकरण थे, साथ साथ हड्डी और सींग के उपकरणों का भी प्रयोग करने लगा था। मतलब जानवरों के जो सींग होते थे, मतलब ये शिकार करते थे, उनके जो सींग होते थे, तो उनका भी उपकरण हथियारों के रूप में करने लगा, है ना। मातृ देवी की मूर्ति इसी काल में मिलती है। मतलब अब ये समझिएगा कि उच्च पुरा पाषाण, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च का मतलब होता है ये लास्ट एज में है। पुरा पाषाण काल का अंतिम पीरियड कह सकते हैं कि यहां पर आते ये नहीं था कि समझ लो कि 1000-2000 टाइम पीरियड का होगा। यहां पर बहुत ज्यादा समय लग गया, कई लाख वर्षों का समय साथी आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर लग गया है। ठीक है, तो यहां के मानव को क्या हुआ कि यहां पर हड्डियों के बने औजार, पत्थरों के बने औजार, छोटे औजार और शार्पदार औजार, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। और मातृ देवी की प्रतिमा का भी साक्ष्य मिलता है। मतलब ये लोग अपनी मातृ देवी की प्रतिमा का भी, जो हड्डियों से निर्मित थी, उसको भी बनाया हुआ था। नक्काशी करने का भी, चित्रकारी भी करते हैं, नक्काशी भी करते हैं, करने लगे थे। मतलब इसके साक्ष्य मिलेंगे आपको भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। वहां पर मानव के द्वारा कलाकारी या हस्त चित्रकला का साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर ठीक है, चित्रकला का साक्ष्य मिलता है, भीमबेटका की गुफाओं से मिलता है। इस काल में मानव अभी भी कृषि करना नहीं जानता था। मतलब हम कह सकते हैं कि पाषाण काल हो, वो प्रागैतिहासिक काल हो, वह उच्च पुरा पाषाण काल हो, वह पहले निम्न पुरा पाषाण काल हो, या मध्य पुरा पाषाण काल हो, या उच्च पुरा पाषाण काल हो, यहां तक मनुष्य कृषि करना और पशुपालन करना नहीं सीख पाया। याद रखिएगा, ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख स्थल कि पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थल कहां कहां से प्राप्त होते हैं, आपको इसमें देख पाएंगे। प्रमुख स्थल कौन से हैं? बेलन घाटी, सोहन नदी घाटी। बेलन घाटी आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र। सोहन नदी घाटी अटक, मतलब ये है पाकिस्तान। भीमबेटका बागोर मध्य प्रदेश, हंसगी कर्नाटक में, बिसापुर गुजरात में, बूढ़ा पुष्कर राजस्थान, बेलन नदी घाटी पाकिस्तान में। मतलब ये सारे जो स्थल आपको मिलेंगे, ये प्रांत कहां पर है? सिंधु नदी के किनारे था, है ना। अटक जिसको पाकिस्तान में है। भीमबेटका की गुफाएं, यहां पर चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं मानव के द्वारा उस समय के। इसके बाद बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश, प्रागैतिहासिक काल के अवशेष यहां पर मिल जाते हैं। जो हड्डियों से निर्मित मूर्तियों का साक्ष्य यहीं से मिलता है। सोहन नदी घाटी में प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिल जाते हैं। यहां से पत्थर मानव के द्वारा, उस काल के मानव के द्वारा पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग, चापर चापिंग और पेबुल का प्रयोग किया गया था, ये यहीं से मिलता है।
ब्रह्म पुष्कर प्रागैतिहासिक काल, राजस्थान से भी साक्ष्य मिलते हैं, गुजरात से भी साक्ष्य मिलते हैं और कर्नाटक से भी साक्ष्य मिलते हैं। तो यह प्रागैतिहासिक काल के मानव के द्वारा यहां से साक्ष्य मिल जाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। साथी मध्य पाषाण काल, तो अभी आपने जाना प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के 3 भाग, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, उसके स्थान और अन्य तथ्य। अब दूसरा पार्ट आ जाता है, इसका नाम है मध्य पाषाण काल। पुरापाषाण काल के बाद क्या आया? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या होता है साथी? इसकी खोज पूछ सकता है कि मध्य पाषाण काल की खोज किसने किया था। तो पुरापाषाण काल की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सन 1863 इसमें पल्लवरम मद्रास हैंड एक्स। जबकि मध्य पाषाण काल की खोज किसने किया? व्यक्ति इसमें किया है सीएल कार्लाइल। सीएल कार्लाइल महोदय ने सन 1867 ईस्वी में मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्यों का पता लगाया। इसीलिए कहा जाता है कि मध्य पुरापाषाण काल का खोज करता है कौन? सीएल कार्लाइल। मध्य पाषाण काल की विशेषताओं में समझेंगे हम लोग कि अब मानव भी सींग हड्डी के उपकरणों का प्रयोग करता था। मानव अग्नि का प्रयोग करने लगा। अग्नि का प्रयोग, यूज ऑफ फायर, मतलब मनुष्य को आग का प्रयोग करना कब आया? मध्य पाषाण काल में। मनुष्य आग को जानता था, नॉलेज ऑफ फायर, मतलब आग के विषय में जानता था, लेकिन प्रयोग करना नहीं जानता था। जानता था कि यह कोई चीज है, लेकिन यह नहीं समझता था इसका प्रयोग किस तरह से करना है, इसको जलाने में करना है, इसको कच्चा मांस को भूनने में करना है या अन्य चीजों में करना है, तो यह नहीं जानता था। ये कब जान पाया? मध्य पाषाण काल में प्रयोग करना सीखा था। क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि वह कौन सा मानव था जिसको आग का ज्ञान हुआ था पहली बार? क्या बता पाएंगे? वह साथी पाया गया था इंडोनेशिया में, इसका नाम था जावा मानव। जावा मानव को पहली बार आग का ज्ञान हुआ था। उसी ने पहले जो है कि प्रयोग करना सीखा था। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। मानव छोटे पाषाण काल के उपकरणों का तीर धनुष जैसे इसका प्रयोग करने लगा था। तीर धनुष के प्रयोग के कारण छोटे औजारों, छोटे जानवरों जैसे पशु पक्षियों, मछलियों का शिकार करते थे, तीर धनुष के माध्यम से ही करते थे। भारत में मानव के प्राचीन जीवाश्म की प्राप्ति इसी काल में मानी जाती है। जो प्राचीन जीवाश्म के साक्ष्य मिलते हैं वह मध्य पाषाण काल में ही मिलते हैं। इस काल का मानव को समाधान, अंत्येष्टि संस्कार करने का भी, अच्छा मतलब जो व्यक्ति इन्हीं मानवों के समाज में जो व्यक्ति मर जाता था उसको किस तरह से समाधान किया जाएगा, उसका अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाएगा, तो इस मानव को इसका ज्ञान हो गया था। गुजरात के लंगनाथ तथा लेखहिया में समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो कि इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? बोलेंगे लंगनाज 14 कब्र मिलती हैं, जो कि लंगनाज में, और गुजरात में जो कि है लेखहिया, ये 17 कब्र जो कि मिलती हैं यहां से। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में लेखहिया है, यहां पर 17 कब्र का जो है कि साक्ष्य मिलता है, और लंगनाज 14 कब्र गुजरात में है, उसका साक्ष्य मिलता है कि उस समय के मानव अर्थात मध्य पाषाण काल के मानव को किसका ज्ञान था? अंत्येष्टि संस्कार, जिसको हम अंतिम संस्कार कहते हैं, इसका विज्ञान था, यह मानव करता था उस समय। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आगे महदहा एक जगह है, महदहा उत्तर प्रदेश में, युग्म समाधान का साक्ष्य मिलता है। युग्म का मतलब है तो जोड़े में, मतलब कि स्त्री और पुरुष के जोड़े में मतलब दफनाया गया था। ऐसा भी माना जा सकता है कि उस समय सती प्रथा का कुछ विद्वान कहते हैं कि एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य हो सकता है कि उस समय भी सती प्रथा रही होगी। कुछ ऐसा प्रमाण लिखित नहीं मिलता, इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं, डायरेक्ट कह नहीं सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो ये युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है महदहा युग्म उत्तर प्रदेश से। युग्म समाधान एक ही कब्र में 2 लोगों को दफनाना था। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत इसी काल में हुई। देखिए कृषि करना भी जानेगा, पशुपालन भी, आग का ज्ञान भी इसी काल में होएगा। तो साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागोर और राजस्थान से। मतलब आदमगढ़ एक जगह है मध्य प्रदेश की, और बागोर राजस्थान, यहां से पशुपालन करने का साक्ष्य मिलता है मानव के द्वारा। मध्य पाषाण काल का मानव यहां पर साक्ष्य मिलते हैं कि कृषि करता था और पशु पालता था। मृदभांड, मिट्टी के बर्तन जिसको कहा जाता है, निर्माण की शुरुआत इसी काल में होती है। चाक निर्मित, मतलब चाक से निर्मित मिट्टी के, मतलब चाक जो नहीं होता है मिट्टी का चाक, इस प्रकार से बर्तन बनाए जाते हैं। तो उस प्रकार से मृदभांड मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य यहीं से मिल पाता है। इस काल में स्त्री पुरुष के मध्य श्रम विभाजन की भी शुरुआत हो गई थी। श्रम विभाजन मतलब कार्य कौन कौन क्या क्या करेगा, इसके बारे में बताया गया था कि स्त्री क्या क्या काम कर सकती है, उसके लिए उसके हिसाब से क्या काम होंगे, पुरुष क्या कर सकता है, उसके हिसाब से वर्ग को मतलब कि डिसाइड कर दिया गया था क्या क्या करना चाहिए, किसको किसको क्या क्या काम करना चाहिए। मानव निवास मतलब स्थायी निवास बना करके रहने लगा इसी काल में मनुष्य। सराय नहर जो है उत्तर प्रदेश में लैंगिक जीवन जीने का यहां पर मिलता है।
यहाँ से लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाने लगा कि किस प्रकार से मनुष्य और पति पत्नी के जोड़े में रह सकता है ना। विवाह की परंपरा इस तरह से, परिवार की अवधारणा, बुजुर्गों का आदर, मनुष्य का सौंदर्य बोध यहीं से का विकास इसी काल में हो पाता है, अर्थात मध्य पाषाण काल में। साथी ठीक है, मैं आपको इतने सारे फैक्ट्स बता रहा हूं, इसमें कोई आपको चीज छूटने नहीं पाएगी। साथी क्लास को बने रहिएगा, क्लास में बने रहें, क्लास को लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके अपने दोस्तों को। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो यहां पर इस तरह से जीवन जीने का कहीं कुछ अवधारणा मध्य पाषाण काल में मिलती है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नव पाषाण काल साथी, आपने जाना क्या, प्रागैतिहासिक काल से पाषाण काल, उसके 3 भाग, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसके बाद दूसरा पार्ट मैंने बताया मध्य पाषाण काल। अब अगली बात करते हैं नव पाषाण काल की भी, नियोलिथिक एज। नव पाषाण काल समय लगभग माना जाता है 9000 बीसी से लेकर के 2600 बीसी का टाइम पीरियड है नव पाषाण काल का। यहां पर नए नए पत्थर के उपकरण बनाए, इन्होंने फिर उसमें पालिश करना भी शुरू किया, चिकने पालिशदार पत्थरों और औजारों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। पूरा पाषाण काल में क्या क्या नया हुआ था, पहली बार मानव कृषि करने लगा था। ठीक है ना, परिणाम क्या हुए, रिजल्ट, मानव के पास अधिशेष की स्थिति बनी। खाद्य संग्राहक मतलब भोजन को जुटा के रखने का काम किया, जो कि आजकल हम लोग भी करते हैं, है ना। खाद्य संग्राहक बना। ग्राम जीवन, गांव बसाने लगा, जीवन जीने लगा, ग्राम समुदाय में रहने लगा, कम्युनिटी बना करके रहने लगा, ग्रामीण व्यवस्था यहीं से मिलने लगी है। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना शुरू हो गया व्यापक मात्रा में। शुरू तो मध्य पाषाण काल में भी हो गया था, लेकिन यहाँ पर व्यापक अधिकाधिक मतलब करने लगता है। तेज बदलाव के कारण इस काल को नव पाषाण काल या क्रांति का काल कहा जाता है। तेज परिवर्तन हुआ, रैपिड फायर साथी, ठीक है, रैपिड चेंज हुआ। गार्डन चाइल्ड ने कहा है, एक बुक लिखा है इसमें, द प्री हिस्टोरिक इंडिया। तो एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक बुक किसने लिखा है, बोलेंगे गार्डन चाइल्ड महोदय ने। आगे बढ़िएगा। पाषाण काल के प्रमुख स्थल पूछ सकता है कि नव पाषाण काल के प्रमुख स्थान कहां कहां पर पाए गए हैं। नव पाषाण काल पूरे देश में विभिन्न भागों में पाए जाते हैं साथी। कौन कौन से, जैसे बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम में किसका साक्ष्य मिलता है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है बुर्ज होम। और गर्त आवास का साक्ष्य मिलता है। गर्त मतलब होता है बेसमेंट पर मनुष्य क्या करता था, अपने आवास बनाता था, ठंडी से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए, इस तरह से। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ बुर्ज होम से मिलता है, याद रखेंगे। बुर्ज होम कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। इस तथ्य को याद रखिएगा साथी, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि पूछा जाता है। 1935 ईस्वी में डी टेरा एक जगह है, यहां से पैटरसन द्वारा खोज किया गया इसकी। गर्त निवास के साथ से गड्ढों पर घर बना करके रहने का, मनुष्य और कुत्तों के साथ मनुष्य को कुत्ते को मनुष्य के साथ दफनाने के, या मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिल जाता है। जीविका पशुपालन और छोटे स्तर में खेती करना मनुष्य ने जान लिया था। इस बात को इस पिक में आप देख पा रहे होंगे, ये समझ पा रहे होंगे किस तरह से मनुष्य जीवन जीने का प्रयास कर रहा है, कर भी रहा है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। गुफ कराल नामक स्थान है जम्मू कश्मीर घाटी में। गुफाओं या गुहा अग्निकुंड का प्रयोग करते थे ये लोग, ठीक है। हड्डियों के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मेहरगढ़ जो कि आपका पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ 7000 बीसी, जहां से मेहरगढ़ से सर्वप्रथम गेहूं का साक्ष्य मिलता है। मानव के द्वारा गेहूं की खेती का साक्ष्य सबसे पहले कहां पर मिलता है, मेहरगढ़, जो कि सुलेमान और किरसर पहाड़ियों के बीच में है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ से गेहूं की खेती, राई की खेती, मटर की खेती, अलसी की खेती और इस तरह की खेती करने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, कहां से, मेहरगढ़ से। 7000 बीसी पुराना जो है कि ये साक्ष्य है। पाकिस्तान विश्व के प्रथम साक्ष्य में मिलते हैं। गेहूं, जौ की खेती का भी प्रमाण मिलता है यहां से। कोल्डी हवा जो कि इलाहाबाद में है, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है, जो कि यहां से किसका साक्ष्य मिलता है, प्रयागराज देवघाट के पास। संपूर्ण विश्व में के चरित्र में धान के उत्पादन का साक्ष्य पहली बार यहां से मिलता है। तो कोल्डी हवा से धान की खेती का साक्ष्य करने का प्रमाण मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य होगा। नोट, हाल ही के दिनों में शोधकर्ताओं ने कहा है कि उत्तर प्रदेश स्थित लहुरा देव इंपॉर्टेंट होगा कृषि कार्य के लिए, धान उत्पादन के लिए, जो है कि प्राचीनतम साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। और यहां पर यदि लहुरा देव विकल्प में नहीं दिया जाए तो साथी आप क्या लगाएंगे, धान उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, जो इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, तो ये रहा आपका साक्ष्य। आगे बढ़िएगा। तो यहां से लहुरा देव से क्या उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले से नवपाषाण कालीन स्थल मिलते हैं। 9000 बीसी पुराने के आसपास का साक्ष्य माना जाता है। मानव का निवास यहां पर करते थे। यहां मानव की खेती करना, पहली बार धान की खेती का उपजाना प्रारंभ कर दिया हुआ था।
है ना। चिरांद एक जगह है, वहां से बिहार के छपरा के पास, वहां से भी नवपाषाण काल के मानव के साक्ष्य मिलते हैं। डुहार से भी मानव की खेती करने का साक्ष्य मिलता है ना। टेराकोटा मानव द्वारा निर्मित मूर्तियों का निर्माण। बागोर राजस्थान से कृषि और पशुपालन करने का साक्ष्य मिलता है। ताराडीह से, खैराडीह से, ठीक है, बंगाल में जो कि स्थित है, बंगाल में स्थित धान उत्पादन का भी साक्ष्य मिलता है। मछली पकड़ने के कांटे का साक्ष्य मिलता है ना। देवजली, हंडिया और असम, ये सब साक्ष्य हैं साथी नवपाषाण काल में कौन कौन कहां कहां से मिले, तो इस बात को भी आप लोग याद करते जाएं, ठीक है। इसके बाद ताम्रपाषाण काल, इन सभी काल के बारे में ताम्रपाषाण काल आता है। ताम्र का मतलब होता है तांबा, मतलब अब आगे चल करके एक धातु, नई धातु का आविष्कार कर लिया था मनुष्य ने, इसका नाम था तांबा, जो कि तांबा है। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल इसको चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। और पहली बार मानव ने पाषाण उपकरणों के साथ साथ धातु उपकरणों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, इसका नाम था तांबा। तांबा एक मुलायम धातु है, ये ज्यादा कठोर नहीं होती है। फिर तांबा और टिन को मिलाकर एक नई धातु बनाएंगे, इसका नाम होगा कांसा, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। वह थोड़ा सा मजबूत हो गई थी, ठीक है। तो ये हुआ तांबा। इसके बाद जो है कि नए नए उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा, तो ताम्रपाषाण काल में आप लोग जानेंगे। इसके बाद आएगा कांस्य युगीन सभ्यता, तांबा और टिन से मिलाकर के कांस्य युगीन सभ्यता का निर्माण होगा। तो कांस्य युगीन सभ्यता, इसी के बाद चलेगी कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांसा किससे बनता है, ये बनता है साथी तांबा प्लस टिन धातु को मिलाने से क्या बनेगा, कांसा बनता है, ठीक है। तो कांस्य युगीन सभ्यता जो कि इस तांबे से ज्यादा मजबूत था। तो ये आपने जाना प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में से मैंने आपको सारी चीजें बताया। इसे पाषाण काल कहते हैं। इसकी खोज किसने किया, इनके सारे तथ्यों के बारे में आपने समझा। साथ ही इसी तरह से जो भी टॉपिक आपके दिए गए हैं यूपी पुलिस को लेकर के, जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन सभी की चर्चा करते हुए हम लोग चलेंगे। तो चिंता मत करिएगा, यहाँ पर मैं सारे टॉपिक को क्लियर करवाऊंगा, सभी सब्जेक्ट में करवाऊंगा। तो इसलिए क्लास पर बने रहिएगा और देखते रहिएगा। अगली क्लास में हम मिलते हैं और फिर बात करेंगे आपसे और अगले टॉपिक की ओर। तब तक के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको उपयोगी लगती हैं या होनी चाहिए, उसके लिए आप बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास में मिलते हैं साथी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।